हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया है। इसका जो इन वीडियोस का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी, वहां से विजिट कर सकते हो यदि अभी तक आपने देखे नहीं है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए सेल्फ अपनी कॉपी बना लेता है, उसे क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। फिर ये डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन कराता है। मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है और न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एमआरएनए पर टीआरएनए और एमिनो एसिड्स के ऐड होने से एमिनो एसिड्स ऐड होते हैं और राइबोसोम के साथ मिलकर ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। टीआरएनए और एमिनो एसिड्स जो राइबोसोम के साथ अटैच होकर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आगे जाके कॉइल्ड होकर कन्फॉर्मेशन चेंज कर क्या बना लेती है, प्रोटीन बना लेती है। प्रोटीन भी अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट होती है सिंपल प्रोटीन, जिसके अंदर केवल अमीनो एसिड की चेन देखने को मिलती है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है वो। उसके बाद देखने को मिलता है हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं। फिर सेकेंडरी प्रोटीन, जिसके अंदर थोड़ा सा अल्फा और बीटा शीट्स देखने को मिलती है। और फिर टर्शरी प्रोटीन, और टर्शरी प्रोटीन जो होती है वो थोड़ी सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और फिर आती है कॉन्टिनेंटल प्रोटीन, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉइल देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। तो राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। तो यहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन संश्लेषण होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हमें बताओ, अगर हम सिंपल सी बात करें कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या नीड है, तो हमें एक एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, राइबोसोम चाहिए। ये चारों चीजें अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं कोशिका। चलिए नोट्स में देखते हैं। अनुवादन, ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवादन कहते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा निर्मित आरएनए के अणु साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। एमआरएनए में उपस्थित सूचनाओं का प्रोटीन के रूप में रूपांतरण ट्रांसलेशन कहलाता है। जो एमआरएनए है उसके अंदर जो भी उपस्थित सूचनाएं हैं उसका प्रोटीन के अंदर चेंज कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की क्रिया में तीनों प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। ट्रांसलेशन की जो क्रिया है वो 5 पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट क्या होता है, एमिनो अम्ल का संश्लेषण, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। और दूसरा काम क्या होता है, एमिनो अम्ल का टी आरएनए पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स टू टी आरएनए। फिर श्रृंखला का प्रारंभ, चेन इनिशिएशन, और श्रृंखला का दीर्घीकरण, चेन इलोंगेशन, श्रृंखला निर्मुक्ति, चेन टर्मिनेशन। तो ये 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी एमिनो एसिड है जिनको हमें ऐड करना है, उन एमिनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या करना है, जैसे एमिनो एसिड एक्टिव हो जाएंगे तो उनको टीआरएनए पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। टीआरएनए पर ट्रांसफर होने के बाद जो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है उसका इनिशिएशन करवाना है। फिर जैसे उसका इनिशिएशन होगा तो उसका एलोंगेशन करवाना पड़ेगा। और इलोंगेशन होने के बाद एक बार नॉनसेंस कोडन आएंगे, और जैसे नॉनसेंस कोडन की सीक्वेंस देखने को मिलेगी, वहीं से क्या हो जाएगा, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसका समापन हो जाएगा। अब बात करते हैं एमिनो अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो अम्ल जो होता है उसका सक्रियण कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन संश्लेषण में केवल एल एमिनो जो अम्ल होते हैं वही भाग लेते हैं। एल एमिनो अम्ल का मतलब क्या होता है, लेट्रोमेट्री जो एमिनो एसिड होते हैं वही क्या होते हैं, भाग लेते हैं। दो तरह के होते हैं, एक आर होते हैं और एक एल होते हैं, एक डी होते हैं और एक एल होते हैं। जो लेट्रोमेट्री होते हैं वही एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। कन्फॉर्मेशन चेंज होता है कि इसमें कुछ समूह जो होते हैं, NH2 जो समूह है वो किस साइड में पाया जाता है, डी साइड में पाया जाता है। तो डेक्स्ट्रोमेट्री और लेट्रोमेट्री टाइप में पाया जाता है, तो उसको एल एमिनो एसिड कहते हैं। कुछ एमिनो एसिड जैसे कि सिट्रुलिन, एलेनिन तथा 8 एलेनिन प्रोटीन संश्लेषण
में भाग नहीं लेते हैं। कौन सा वो एमिनो एसिड है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वह अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग नहीं ले रहा है। एक तो आता है सिटुलिन और एक कौन सा है, एलेनिन। ये दोनों ही हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग लेते हैं। उसके अलावा 8 ऐसी एनिलिन प्रोटीन है जो भी 8 एलिलिन प्रोटीन जो है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग नहीं लेती है। प्रत्येक एमिनो एसिड प्रत्येक सिटुलिन, एलेनिन और यहाँ पे 8 नहीं है, बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। कौन से एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, तो सिट्रुलिन, एलेनिन और बीटा एलेनिन, ये जो है वो भाग नहीं लेते हैं। प्रत्येक एमिनो एसिड हेतु विशिष्ट अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज चार्जिंग एंजाइम तथा विशिष्ट टी आरएनए होता है। अगर हमें पता है कि हमारा जो भी एमिनो एसिड है उसके लिए हमारे पास क्या उस एमिनो एसिड के लिए विशिष्ट क्या होता है, एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज होता है, जिसे हम चार्जिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं, तथा एक विशिष्ट टी आरएनए होता है। हर एमिनो एसिड के लिए अपना खुद का टी आरएनए होता है। यदि भी एक एमिनो एसिड है तो अलग अलग प्रकार के टी आरएनए हो सकते हैं। मतलब ये एक एमिनो एसिड है, जैसे कि वो एलेनिन हो, जैसे कि वो मिथ्योनिन हो, तो मिथ्योनिन हो उसके लिए भी 2 या 3 प्रकार के अलग अलग टी आरएनए हो सकते हैं। एक ही एमिनो एसिड है मिथ्योनिन, उसके लिए भी अलग अलग टी आरएनए हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि इस एक एमिनो एसिड के लिए चार्जिंग एंजाइम जो है वो कितने होंगे, तो केवल एक ही होगा, एक ही चार्जिंग एंजाइम पाया जाता है। एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज है जिसे हम चार्जिंग एंजाइम कहते हैं, वो एक ही पाया जाता है, चाहे उसके लिए अलग अलग टी आरएनए हो, पर एक एमिनो एसिड के लिए एक ही एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज होता है। यदि भी एक एमिनो एसिड हेतु अलग अलग प्रकार के टी आरएनए हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एमिनो अम्ल हेतु एक ही चार्जिंग एंजाइम होता है। अब लिखा हुआ है कि प्रत्येक एमिनो एसिड एटीपी तथा एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में एमिनो एसिड सक्रिय हो जाते हैं। तो एमिनो एसिड जो होते हैं सक्रिय कब होते हैं, जो एमिनो एसिड एटीपी की और एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज की जब प्रेजेंट होती है तब क्या हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। सक्रियण के पश्चात एमिनो एसाइल एएमपी सिंथेटेज संकुल का निर्माण होता है। जैसे ही सक्रिय होते हैं, एक्टिवेशन का होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका क्या नाम है, एमिनो एसाइल एएमपी सिंथेटेज, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, हमारे पास एक एमिनो एसिड है, इसमें ऐड क्या हुआ, एटीपी ऐड हुई। जैसे एटीपी ऐड हुई प्लस इसके पास इसके किसकी उपस्थिति में एटीपी ऐड होती है, तो एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज जो है वो भी प्रेजेंट है और एटीपी भी प्रेजेंट है, और इन तीनों के बीच में क्या हुई, क्रिया हुई, रिएक्शन हुई। तब हमें देखने को मिलता है कि एक एमिनो एसाइल एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां से क्या होता है, एटीपी जो है उसका इसके पास कितने, 3 फॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट समूह है एटीपी के पास। इसके 2 फॉस्फेट समूह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और एक फॉस्फेट समूह जो होता है वो इसके साथ, इस OH के साथ, OH जो समूह है उसके साथ आकर क्रिया कर लेता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के रूप में इससे क्रिया कर लेता है एमिनो एसिड से, और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि एमिनो अम्ल का टी आरएनए पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू टी आरएनए। सक्रिय एमिनो एसिड का टी आरएनए पर स्थानांतरण टी आरएनए का आवेशन, चार्जिंग ऑफ टी आरएनए कहलाता है। जो भी एमिनो एसिड है अगर वो टी आरएनए के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग ऑफ टी आरएनए कहा जाता है। टी आरएनए प्रत्येक एमिनो एसिड हेतु अलग अलग होता है। हमें पता है कि टी आरएनए जो होता है हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग होता है, और एक एमिनो एसिड के लिए 1 से 2 भी हो सकते हैं। इस कारण प्रत्येक टी आरएनए का नामकरण एमिनो एसिड के अनुरूप होता है। मतलब अगर मिथ्योनिन के लिए है तो मिथ्योनिन
tRNA हो जाएगा। तो अलग अलग जो भी होगा उसके नाम के हिसाब से इसको रखा जाएगा। जैसे tRNA एलिनिन, तो अगर tRNA एलिनिन का है तो उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, tRNA ALA, एलिनिन की जो आगे की मीनिंग थे उसमें से 2-3 वर्ड लगा दिए। जैसे tRNA वेलिनिन, वेलिन का वेल यहाँ पर लिख लिया, तो इससे पता चलता है कि ये किसका है, वेलिन का है वो, ये जो क्या है एलिनिन का है। इस कारण सक्रिय एमिनो अम्ल अपने संगत tRNA पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि सक्रिय जो एमिनो अम्ल होते हैं वो अपने संगत tRNA पर स्थानांतरित, इनका खुद का tRNA का नाम होता है, ये अपने ही tRNA को पहचानेंगे और उस पर स्थानांतरित हो जाएंगे। एमिनो एसाइल AMP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी बनाया था एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के टाइम पर, इसके साथ कौन जुड़ता है, tRNA जुड़ता है और एमिनो एसाइल tRNA का फॉर्मेशन होता है। AMP जो होता है इससे डिसोशिएट हो जाता है और अलग हो जाता है। एमिनो एसाइल जो होता है वो भी अलग हो जाता है और एक tRNA सिंथेटेज भी अलग हो जाता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एमिनो एसाइल AMP सिंथेटेज विशिष्ट tRNA के साथ क्रिया करके एमिनो एसाइल tRNA संकुल का निर्माण करता है तथा एंजाइम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज स्वतंत्र हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम tRNA सिंथेटेज में 2 विशिष्ट स्थल होते हैं। कितने विशिष्ट स्थल देखने को मिलते हैं, 2 विशिष्ट स्थल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक जो साइट होती है इसके पास, वो क्या करता है, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, और दूसरी जो साइट होती है वो क्या करती है, जो स्पेशल tRNA मॉलिक्यूल होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानने का काम करता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो tRNA सिंथेटेज है वो क्या कर सकता है, विशिष्ट tRNA सिंथेटेज प्लस विशिष्ट एमिनो एसिड प्लस tRNA अणु जो होते हैं वो सब मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो tRNA अणु होता है, tRNA जो होता है उसके पास भी 2 साइट पाई जाती है, 2 स्पेशल साइट देखने को मिलती है। जो tRNA होता है उसके पास भी क्या देखने को मिलती है, 2 स्पेशल साइट्स देखने को मिलती है। इसकी जो पहली साइट होती है वो क्या करती है, स्पेशल एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है, और जो सेकंड साइट होती है वो क्या करती है, mRNA जो होता है उसके ऊपर जो प्रेजेंट कोडन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है। mRNA के ऊपर जो प्रेजेंट कोडन होते हैं उस पर उसको रिकॉग्नाइज करती है, और दूसरी जो होती है फर्स्ट साइट जो होती है वो क्या करती है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की पहचान करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको कहाँ बाइंड करना है, राइबोसोम के ऊपर बाइंड करना है, तो इसको अपना सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा एमिनो एसिड का mRNA के ऊपर, और वहां से बाइंड होगा इसका एंटीकोडन जो लूप है वो, और एक जगह ये पी साइड से जब बाइंड होगा तो इसको एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की भी पहचान करनी पड़ेगी। एक स्थल विशिष्ट एमिनो अम्ल की पहचान करता है, द्वितीय स्थल ये tRNA का पहला जो स्थल है, एक साइट जो है विशिष्ट एमिनो अम्ल की पहचान करता है तथा द्वितीय स्थल विशिष्ट tRNA अणु की पहचान करता है। इस प्रकार टी सिंथेटेज विशिष्ट एमिनो एसिड तथा tRNA अणु को संयोजित करने का काम करता है। इसी प्रकार tRNA अणु में भी 2 विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक स्थल विशिष्ट एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की पहचान के लिए होता है तथा द्वितीय स्थल mRNA पर उपस्थित कोडोन की पहचान के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसलेशन है वो कितने फेजेस इसके रहते हैं। एक बार तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करेंगे, फिर उन्हीं अमीनो एसिड्स को किस पे ट्रांसफर करेंगे, tRNA के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। फिर इसके बाद इसके 3 स्टेप और होते हैं, एक आती है इनिशिएशन, एक आता है एलोंगेशन और दूसरा आता है टर्मिनेशन। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, राइबोसोम है, और राइबोसोम के पास 2 यूनिट होती है, एक तो होती है लार्ज सब यूनिट और एक कौन सी होती है, स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो होती है और वो तो बाद में आके बाइंड करती है, पहले कौन सी आती है, लार्ज सब यूनिट जो होती है वो बाइंड करती है। अब लार्ज सब यूनिट के पास 3 साइड होती है, एक होती है ई साइड,
एक होती है पी साइट और एक क्या होती है ए साइट। अब इसकी क्या होती है ए साइट। अब इसकी जो ए साइट होती है, अब इसकी जो ए साइड होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर से कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड जुड़ते हैं, और पी साइड से क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, और ई साइड से क्या होता है, वो जो श्रृंखला बनी है उसको समापन होने पर एग्जिट किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये तीन साइड्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर पाए जाते हैं। अब हमारे पास पता है कि टीआरएनए है और टीआरएनए के पास क्या है, एंटीकोडोन है। तो ये एंटीकोडोन जो है वो अपने ही इनिशिएशन जो कोडोन है उस देखिए, जैसे कि इनिशिएशन कोडोन किसका होता है, AUG, और AUG होता है वो कौन से कोडोन को कोडित करता है, मिथ्योनिन को कोडित करता है, और मिथ्योनिन के लिए इसके मिथ्योनिन को कोडित करने वाले को क्या बोलते हैं, AUG। अब यहाँ पर कौन आएगा, टीआरएनए मैथ आएगा, और मैथ जो होगा वो किससे आगे बाइंड करेगा, इस सीक्वेंस से आगे बाइंड करेगा जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है। इसको इनिशिएशन सीक्वेंस भी या स्टार्ट कोडन भी कहा जाता है। अब हमें पता है कि टीआरएनए पर क्या है, इसका एंटीकोडन पे है UAC है, तो ये आकर किससे बाइंड कर जाएगा, इस AUG से आके बाइंड कर जाएगा। इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, और इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, तो अब जो अपनी राइबोसोम की सब यूनिट है वो भी आपस में आके जुड़ गई। तो इस तरह से इनिशिएशन देखने को मिलता है। देखो इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, आगे जाकर एमिनो एसिड जो होंगे वो आगे से जुड़ते जाएंगे, वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि इनिशिएशन जो है, द ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड टीआरएनए brings first amino acid in polypeptide chain to bind to start codon on mRNA। जो mRNA पर जो कोडन है उससे क्या कर जाता है, टीआरएनए के बाइंड कर देता है। फिर इलोंगेशन की बात करें तो टीआरएनए brings amino acid only by 1 to add to polypeptide chain। तो क्या होता है, जो टीआरएनए होता है यहाँ पे आके बाइंड हुआ था, फिर ये आगे जाता है, फिर इसके बाद क्या करता है, एक और एमिनो एसिड को बाइंड करवाता है। ऐसे ये बार बार क्या करता है, एमिनो एसिड्स को बाइंड करवाता रहता है। ये ट्रांसफर हो जाता है और फिर क्या करता है, ये एमिनो एसिड्स को बाइंड करवाता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ए साइट है और ए साइट से क्या होता है, एमिनो एसिड जो होते हैं उसको बाइंड करवाया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, एलिंगेशन के अंदर क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रत्येक एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देन क्या आता है कि जैसे जैसे एमआरएनए रन करता है, ये एमआरएनए है और इस एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट कोडन है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर क्या देखने को मिलेगा, UAG स्टॉप कोडन भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही स्टॉप कोडन आएगा तो रिलीजिंग फैक्टर आकर उस पर बाइंड कर जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, इसका ही एंटी कोडन सीक्वेंस है। फिर टीआरएनए जो है वो यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन, रिलीजिंग फैक्टर जो है वो आके बाइंड कर चुका है। इसलिए फिर क्या होगा, ये जो टीआरएनए यहाँ ट्रांसफर ना होकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे एग्जिट साइड पे ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी वो क्या हो जाएगी, जितनी भी बनी है वो क्या हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी, एग्जिट कर ली जाएगी। तो टर्मिनेशन की बात करें तो रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करता है, ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाता है एंड कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज हो जाती है। अब जैसे ही ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसोशिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएगी, एमआरएनए अलग हो जाएगा और टीआरएनए अलग हो जाएगा। इस सब चीजें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ट्रांसलेशन। चलिए नोट्स में देखते हैं। तो श्रृंखला प्रारंभ, चेन इनिशिएशन, इसको हम चेन इनिशिएशन भी कह सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ भी कह सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करना है मतलब चेन बनानी ही, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कौन सी चेन बनानी है, पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रारंभ करना है। पॉलीपेप्टाइड चेन का शुभारंभ मिथ्योनिन एमिनो एसिड के द्वारा होता है। हमें पता है कि कौन सा एमिनो एसिड है जो कि ट्रांस कोडन को कोडित करता है, मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन एमिनो एसिड के द्वारा ही क्या होता है, इसका इनिशिएशन होता है। यह AUG व कभी कभी GUG कोडन द्वारा कोडित होता है। या तो ये किससे होता है, AUG से होता है, या फिर अगर AUG नहीं है तो किससे, GUG, दो कोडन से ये कोडित होता है। मोस्टली किससे होता है, AUG से कोडित होता है, और यही देखने को मिलता है एमआरएनए पे भी। अब हम देखते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसके अंदर कौन सी दो सब यूनिट है, एक तो है इसकी लार्ज सब यूनिट और एक कौन सी स्मॉल सब यूनिट।
ये हमारा mRNA, इससे कि बाइंड होता है। mRNA बाइंडिंग साइट यहाँ पर देखने को मिलती है। इस साइट से की वजह से क्या होता है, लार्ज सब स्मॉल सब यूनिट जो होती है किससे बाइंड हो जाती है, mRNA से बाइंड हो जाती है। जैसे ही स्मॉल सब यूनिट mRNA से बाइंड होती है, वैसे आगे कौन बाइंड हो जाता है, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट के पास अपनी 3 साइड होती है। एक होती है ए साइड, जो कौन सी कहलाती है, एमिनो एसाइड बाइंडिंग साइट के नाम से जानी जाती है। एक होती है बी साइट, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है। और एक जो होती है ई साइट, इसको हम कहते हैं एग्जिट साइट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 जो साइट्स होती है यहाँ पर देखने को मिलती है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के अंदर। प्रत्येक राइबोसोम में दो स्थल में 3 स्थल होते हैं। 2 स्थल होते हैं, जिनमें से एक को पी स्थल पेप्टिडाइल साइट पी साइट तथा दूसरे को ए स्थल एमिनो एसाइड ए साइट कहते हैं। सर्वप्रथम टीआरएनए मेट राइबोसोम के पी स्थल पर स्थित AUG कोडन पर जुड़ जाता है तथा बाद में आने वाले अमीनो अम्ल ए स्थल पर आते हैं। जो बाद में जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं वो कहाँ पे, ए साइड पे आके जुड़ते हैं, और पहले जो होते हैं वो किस पे जुड़ते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो पी साइड पर स्थित AUG कोडन पर आकर जुड़ जाता है। फिर बाद में आने वाले अमीनो एसिड कहाँ जुड़ते हैं, ए साइड के ऊपर आके जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट जो होता है वो पी साइड पे आके जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पी साइड की इधर ही क्या देखने को मिलता है, AUG देखने को मिलता है, यहीं से टीआरएनए जुड़ता है। फिर सेकंड जो होता है वो कहाँ पे जुड़ता है, ए साइड के ऊपर जुड़ता है। और इस तरह से हमें देखने को, और इलोंगेशन के टाइम पर क्या होता है, यहीं पे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं और ये वापस श्रृंखला इधर ट्रांसफर होती रहती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ए साइड पर स्थित एमिनो एसाइड टीआरएनए के NH2 समूह एवं पी साइड पर स्थित पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए के COH कार्बोक्सी समूह के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। मतलब ए साइड और पी साइड के बीच में जो हमारे एमिनो एसाइड टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए है, उनके NH2 और COH समूह के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है उसके बनने से क्या होता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ए साइड का कौन सा है, NH2 समूह है, NH2 ग्रुप है, और पी साइड का कौन सा होगा, CHO ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उससे आके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जुड़ने से। पेप्टाइड बंध का निर्माण होते ही पी साइड से टीआरएनए अणु स्वतंत्र हो जाता है तथा ए साइड से पेप्टिडाइल टीआरएनए वापस पी साइड पर पहुंच जाता है। इस प्रकार एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा नियमित रूप से एक श्रेणी में जुड़ते रहते हैं। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो पी जो साइड है वहां से टीआरएनए अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं तथा ए साइड से पेप्टिडाइल टीआरएनए वापस पी साइड पर जुड़ जाता है। मतलब ए पे आया हुआ होता है वो वापस से कहाँ चला जाता है, पी साइड पे चला जाता है, और फिर इस तरह से नियमित रूप से क्या जुड़ते रहते हैं, हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं ऐड होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जैसे कि यह ए साइड पे है और ये पी साइड है, तो ये वापस यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है और ई साइड से क्या होता है, इसको एग्जिट किया जाता है। हम देखते हैं टर्मिनेशन कब होता है, जब AUG कोडन जो होता है वो आ जाता है, तब AUG कोडन जो होता है वो स्टार्ट कर देता है तो एक स्टॉप कोडन आ जाता है जिसका क्या फॉर्मूला है, AU जो होता है जिसको हम नॉनसेंस कोडन के नाम से जानते हैं। अगर ये कोडन आ जाता है तो क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। इसके अलावा भी और दूसरे कोडन होते हैं स्टॉप कोडन के अंदर, टर्मिनल कोडन के अंदर। एक होता है UAA और एक होता है UG, एक सेकेंड, एक तो होता है UAA, एक ही लिखा हुआ है UAG, और एक कौन सा होता है UGA। ये जो होते हैं तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडन। इनमें से कोई सा भी कोडन आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा। जैसे ही ये कोडन आता है तो इसका समापन हो जाता है। इन कोडन को हम क्या कह सकते हैं, नॉनसेंस कोडन भी कहते हैं और टर्मिनल कोडन भी कहते हैं। आपको हमारे पास दो तरह की सेल्स है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3।
रिलीजिंग फैक्टर 3। जबकि यूकैरियोट जो होते हैं उनके पास एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, जिससे क्या हो जाता है, श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एवं आरएनए के सिरे पर टर्मिनल कोडोन यूएए, यूएजी व यूजीए में किसी एक के होने पर पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन हो जाता है। इन्हें नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2 एवं RF3 द्वारा तथा यूकैरियोट्स में एक ही मोचक कारक रिलीजिंग फैक्टर RF के द्वारा होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।